न्यूज़ 24 के साथ मौजूद हैं इस वक्त गोवा सीएम प्रमोद सावंत जी, उनसे हम बात करेंगे। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। सर, टिकट वितरण को लेकर के आज आप आए हैं। हम ये सुन रहे हैं कि टिकट जो हैं लगभग आप लोगों की तरफ से फाइनल है, स्टेट की तरफ से सेंट्रल कमेटी उस पर मोहर लगाएगी। क्या आधार रहेगा टिकट वितरण का? मैं एक बात बताऊंगा कि स्टेट कमेटी रिकमेंड करती है, फाइनल तो सेंट्रल कमेटी ही करती है। इसलिए हमने जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो हम सेंट्रल कमेटी के सामने बस रखेंगे। जी। फाइनल करना तो राइट सेंट्रल कमेटी का है, वो ही करने वाले हैं। क्या आधार क्या रहने वाला है इस बार टिकट को लेकर? यानी बिल्कुल जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग आगे विनिबिलिटी और द वर्क, यही क्राइटेरिया पे तो टिकट्स दी जाती हैं। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे हुआ, बहुत अच्छी शुरुआती तौर पर लीड पर थी बीजेपी, लेकिन टिकट वितरण जैसे जैसे हुआ तब तक आते आते कई मंत्री चले गए। तो क्या आपको डर है कि इस तरह का कोई आशंका वहाँ भी है कि अगर टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ होती है तो बड़ा संतोष हो जाएगा पार्टी में? जो जाने वाले थे वो पहले ही चले गए हैं, अभी कोई जाने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि बिल्कुल हम जिसको यानी साथ में रख के सभी इलेक्शन को जाने वाले हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उत्पल पर्रिकर जो हैं वो भी नाराज चल रहे हैं, पार्टी भी उनको लेकर के असमंजस में किस तरह से किया जाए। तो ऐसे कई नेता हैं जो टिकट को लेकर के अभी से दबाव जिनकी तरफ से है, इसे कैसे टैकल कर रहे हैं आप? इसलिए मैंने बोला कि कुछ हमारी जो डिसीजंस हैं वो फाइनली डिसीजंस सेंट्रल पार्टी से होती हैं। इसलिए मैंने सेंट्रल लीडर्स इनके सभी के संपर्क में भी हैं, दे विल टेक द चार्ज ओवर इट। विपक्षी हैं, चाहे टीएमसी हो या अरविंद केजरीवाल, खासतौर से अरविंद केजरीवाल रोजगार को लेकर के बहुत बातें कह रहे हैं। 22,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट गोवा में किए गए, लेकिन वो रोजगार में कन्वर्ट नहीं हुए स्थानीय लोगों के। और रोजगार एक ऐसा फैक्टर है जो स्थानीय तौर पर दिखता भी है कि बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, उसे कैसे डील करेंगे? अरविंद केजरीवाल को कहने के लिए बहुत सिंपल है, वो दिल्ली में कितने रोजगार उन्होंने किए वो दिखाना पहले ज़रूरी है। गोवा एक बहुत छोटा राज्य है और उस गोवा में छोटे राज्य में कोरोना काल में टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ और मेजर इंडस्ट्रीज़ थी, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो या आईटी इंडस्ट्रीज़ हो। लेकिन कोरोना काल में पूरे देश में रोज़गार की समस्या हो गई है। लेकिन उसके बाद में जो हमने इम्प्रूवमेंट्स स्टेट में किए हैं, इससे ढेर सारे रोज़गार निर्मित गोवा में होने वाली है, हो रही है, ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ। क्योंकि हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी है, एट प्रेजेंट द टूरिज़्म पॉलिसी है, और इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी गोवा में डेवलप किया है, आगे आने वाले 5 साल में ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट होंगे। पिछली बार आपको जब मौका मिला तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी का काम था जिसकी वजह से आपको सत्ता मिली, और इस बार जो चुनौती है वो आपके काम पर है। तो कितना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे आप? मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि 3 साल से मैं जब काम कर रहा हूँ स्टेट में, जिस तरह से हमने हर एक फील्ड में काम किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, बाकी सभी सेक्टर्स में जिस तरह से काम किया है, लोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुन के देने वाले हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। नई पार्टियों का हमने जैसे देखा है कि किस तरह से फोकस किया है, टीएमसी, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टीज। तो आपको क्या लग रहा है, ये भले ही तात्कालिक तौर पर आपको ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है ऐसा, लेकिन कि आपको परेशानी है, बट इससे वोट जो शेयर है वो डिवाइड होगा और वो शायद बीजेपी के फेवर में जाए? इलेक्शन कार्यकाल में भी आने के बाद काम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से सदियों से एंड फ्रॉम द 1991 से काम करती आ रही है। हम जीरो से लेके आज सत्ता में आए हैं, तो फिर लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का बदलाव गोवा में लाया है 2014 से लेके आज तक, वो भी डिफरेंस लोगों के ध्यान में है। तो डेफिनेटली उसको देख के जो सत्ता केंद्र में है वही रिपीट करने के लिए और डबल इंजन का सरकार फिर से एक बार लाने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुन के दे देंगी। लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां अभी फोकस हुई हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छा ना कर पाएं, लेकिन क्या, क्योंकि आप बहुत यंग हैं और लोग आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियन इन गोवा देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें अब भले ही इस चुनाव में बहुत ज़्यादा परिलक्षित ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती बीजेपी को मिलने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अब बहुत बड़ा जमावड़ा है? हाँ, वहाँ तो टीएमसी है, वहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और रीजनल पार्टीज भी हैं, सभी यानी एक दूसरे को रिप्लेस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वोट बेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और काम करने के वास्ते हो या हम फील्ड में जो लोगों के साथ में हैं उसी के वास्ते सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे। सर, 3 काम कोई ऐसे जिन्हें देख करके आपको फक्र होता है 3 साल में कि ये काम है जो मैंने किए हैं और जिनके आधार पर मैं जनता के बीच में जाकर के सीधे फक्र से कह सकता हूँ बड़े काम 3? विच इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द फर्स्ट थिंग
जो हमने बड़े काम आज दिख रहे हैं, डायरेक्टली आप गोवा में जाने के बाद एयरपोर्ट से उतरे तो भी आप पूरे गोवा में आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर काम दिखेगा। द सेकेंड, माननीय मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत योजना थी वो हमने स्वयंपूर्ण गोवा में बदली और वो हर एक गांव में दिख रहा है ये काम। और द थर्ड वन इज द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे स्वयंपूर्ण गोवा से हम जो गांव में लोगों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गोवा की स्कीम लोगों तक पहुंचाए, विच इज़ वी कॉल दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। इसी काम के वास्ते मैं वादे के साथ कहता हूं कि लोग हमें फिर से एक बार चुना के दे देंगे। अंतिम सवाल सर, कितनी सीट्स आने की उम्मीद है और कितने कॉन्फिडेंट हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे घोषणा है भाजपा 22 में 22 प्लस, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि 2022 में 22 प्लस सीट गोवा में जीत के हम पूरे मेजोरिटी के साथ सत्ता में आएंगे। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि सीएम गोवा जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और 22 प्लस सीट बता रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पंडित इनके गणित को लेकर के अपने अपने कयास लगा रहे हैं। यंग सीएम है, कॉन्फिडेंट हैं, देखना यह है कि अपने काम को लेकर के जो दावे किए हैं वो धरातल पर कितने उतारते हैं। न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।